हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर करेंगे थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर पार्ट 3, जिसके अंदर हमारा फोकस जो रहेगा ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर रहेगा। प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने नेट इनकम अप्रोच के बारे में बताया, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के बारे में बताया। ट्रेडिशनल अप्रोच जो है इन दोनों अप्रोचेस का मिक्सचर है। ट्रेडिशनल अप्रोच को हम इंटरमीडिएट अप्रोच भी कह देते हैं, क्योंकि वो नेट इनकम एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम का कॉम्बिनेशन है। इस थ्योरी के मुताबिक वैल्यू ऑफ द फर्म को हम इनिशियली इंक्रीज़ कर सकते हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट को इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इनका ये मानना है कि डेट जो है डेट इज़ ए चीपर सोर्स ऑफ फंड देन इक्विटी। और अगर एक स्टेज तक क्या होता है कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर डिटर्मिन हो जाता है, वहाँ पे एक प्रॉपर जुडिशियस डेट एंड इक्विटी की मिक्स हो जाती है, तो उस सिचुएशन के अंदर वैल्यू ऑफ द फर्म भी इन्हांस होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी रिड्यूस होती है। लेकिन एक सीमा के बाद क्या होता है, जब हम ज़्यादा डेट इंट्रोड्यूस करते जाएंगे तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि जब हम डेट को इंक्रीज़ करते हैं तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब होता है कि अगर हमने डेट लिया है तो हर सिचुएशन के अंदर, चाहे हमारे पास प्रॉफिट है चाहे नहीं है, बट वी हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसकी वजह से फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, जो इक्विटी की कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच जो कि इंटरमीडिएट अप्रोच है कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीजेज अप टू ए सर्टेन पॉइंट, remains more or less unchanged for moderate increase in debt thereafter and increases behind a certain point। इसका ये मतलब है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक सीमा तक डिक्रीज होती है, और अगर हम हल्का फुल्का चेंज करते हैं तो ज़्यादा चेंजेस नहीं आती, लेकिन एक सीमा के बाद अगर हम डेट को ज़्यादा इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इंक्रीज़ हो जाती है, इवन वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच को। यहाँ पे नेट ऑपरेटिंग इनकम, जिसको हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस भी कह सकते हैं, ये 2 लाख है। टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 10 लाख की है। इफ़ द फर्म यूजेस नो डेट तो वहाँ पे इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 10% है, और अगर फर्म जो है 4 लाख तक डेट यूज़ करती है, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो वहाँ पे जो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है वो 11% है। अगर फर्म जो है यूज़ करती है 6 लाख तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है 13%। फर्स्ट सिचुएशन के अंदर जब हम कोई डेट का इस्तेमाल नहीं करते, सारा का सारा हम इक्विटी ही इशू करते हैं, यहाँ पे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस हमारी 2 लाख है, लेस इंटरेस्ट। देखो इंटरेस्ट के आगे मैंने डॉट डाला हुआ है, इसका मतलब है क्योंकि जब हम डेट इंट्रोड्यूस नहीं करते तो उस पर इंटरेस्ट पे करने का भी क्वेश्चन अराइज नहीं होता। तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर 2 लाख है, यहाँ पे हम ये भी अज्यूम करते हैं कि कोई टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट जो है 10% है। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर जो है हमने नेट इनकम अप्रोच के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट की है। यहाँ पे है 2 लाख द अर्निंग विच इज़ अवेलेबल टू द शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 2 लाख डिवाइडेड बाय 10%, ये आ जाती है मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर 20 लाख। यहाँ पे डेट की वैल्यू जो है 0 है, इसलिए मार्केट ऑफ वैल्यू ऑफ द फर्म जो है डेट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर डेट इज़ 20 लाख। अब यहाँ पे हम एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे। एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फार्मूला है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म, तो ये हमारे पास आ जाती है 10%। जब हम कोई डेट इस्तेमाल नहीं करते उस वक्त हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 10% है। सेकेंड सिचुएशन के अंदर क्या है कि डेट जब हम डिबेंचर इंट्रोड्यूस करते हैं 4 लाख, जैसे हमें टोटल इन्वेस्टमेंट चाहिए 10 लाख, वहाँ पे हम 6 लाख जो है इक्विटी है, 4 लाख जो है डिबेंचर्स है। यहाँ पे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है 2 लाख, और डिबेंचर्स हमने 4 लाख की इंट्रोड्यूस की है, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी 4 लाख
इंटू 5%, 20,000 आ जाएगी। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगी 1,80,000। यहाँ पे हम टैक्स एग्ज्यूम नहीं करते कि एग्जिस्ट करते हैं। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट हमारा 11% है। मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर हमने ये फार्मूला निकाल दी। अर्निंग अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 1,80,000 डिवाइडेड बाय 11%, ये आ जाती है 16,36,363। ये मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स है। यहाँ पे हमारे पास डिबेंचर्स हैं, उसकी मार्केट वैल्यू जो है 4 लाख है। मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म जो है 20,36,363 आ जाती है, विच इज़ द टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। और ये हम देखते हैं कि जो प्रीवियस जब हम कोई डेट इस्तेमाल नहीं कर रहे थे उससे पहले इंक्रीज़ हो गई है 36,363। और यहाँ पे हम एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कैलकुलेट करते हैं। उसका फार्मूला है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म। वैल्यू ऑफ द फर्म जो है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, विच इज़ इक्वल टू 20,36,363। हम क्या करते हैं, 2 लाख को 20,36,363 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाती है 9.8, जो कि जब हमने डेट इस्तेमाल नहीं किया था उस वक्त हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो थी 10% थी। यहाँ पे ये पहले से कम हो गया, हमारी वैल्यू भी जो है पहले से इंक्रीज़ हो गई है। थर्ड सिचुएशन है, यहाँ पे क्या है कि हमने डिबेंचर्स और इंक्रीज़ कर दिए, 6 लाख कर दिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 2 लाख है, और यहाँ पे 6 लाख के ऊपर 6% के हिसाब से इंटरेस्ट जो बनता है 36,000 बनता है। और जो इक्विटी शेयर को अर्निंग अवेलेबल है वो 2 लाख माइनस 36,000, वो आ जाता है हमारे पास 1,64,000। यहाँ पे इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट जो है, जो कि प्रॉब्लम के अंदर ही दिया हुआ है, 13% है। यहाँ पे हम मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर निकालेंगे, जिसका फार्मूला है अर्निंग अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 1,64,000 डिवाइडेड बाय 13%। तो ये आ जाती है हमारे पास 12,61,538। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट जो है डेट इज़ ऑलरेडी गिवन 6 लाख। हम मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर के अंदर उसको ऐड कर देते हैं, तो मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाती है 18,61,538। और यहाँ पे हम एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं। उसका जो फार्मूला है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म, 2 लाख डिवाइडेड बाय 18,61,538, ये आ जाती है 10.7। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच जो है इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ नेट इनकम एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम, कि अगर एक पॉइंट तक अगर हम डेट को इस्तेमाल करते हैं तो हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज़ होती है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज़ होती है। बट अगर एक सीमा के बाद अगर हम और डेट को इंक्रीज़ करते हैं तो फिनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट भी इंक्रीज़ कर गया है, और एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी जो है पहले से इंक्रीज़ हो गई है। मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म भी जो है पहले से डिक्रीज़ हो गई है। ट्रेडिशनल अप्रोच का क्रिटिसिज्म भी है। लीवर्ड फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसके अंदर डेट का इस्तेमाल होता है, अनलीवर्ड फॉर्म जो होती है जिसके अंदर डेट का इस्तेमाल नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है कि ट्रेडिशनल अप्रोच का ये मानना है कि जो हमारा इन्वेस्टर है वो लीवर्ड फॉर्म जिसके अंदर डेट का इस्तेमाल है उसको ज़्यादा प्रेफर करता है। और यहाँ ट्रेडिशनल अप्रोच जो है ये कहते हैं कि एक सीमा तक हम डेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कौन सी सीमा है इसको डिटर्मिन करना जो है डेट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और यहाँ पे ये भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि इन्वेस्टर की जो परसेप्शन है कि डेट को हमने कितना इंट्रोड्यूस करना है, जैसे किसी जगह पे ज़्यादा है किसी जगह पे कम है, तो वो वेरी करती है। ये भी कोई हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है जो इस थ्योरी को सपोर्ट करता हो कि इन्वेस्टर्स परसेप्शन अबाउट रिस्क ऑफ लीवरेज इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल ऑफ लीवरेज। और यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि टैक्स एग्जिस्ट नहीं करते, बट प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर क्या होता है कि टैक्स एग्जिस्ट